लड़का कमाने लग गया है तो अपना घर तो होना ही चाहिए। बाबूजी उधर से फोन करके कहेंगे यार अब कमाने लग गया हो, कुछ पैसा EMI वगैरह दे करके अपना घर ले लो, जो घर आपको बेचते हैं दिलवाते हैं। ये कहीं ना कहीं देखो तो एक डर क्रिएट किया गया है कि अरे सर अगले साल तो ये रेट डबल हो जाएगा, कहाँ अगले साल तो आप ले भी नहीं पाओगे। लोग क्या कहेंगे बेसिकली, अरे ये किराए के घर में रह रहा है, 5 साल से नौकरी चाकरी कर रहा है, 5 साल से धंधा पानी कर रहा है, अभी भी किराए के घर में रह रहा है, लगता है कुछ ज्यादा कमा नहीं पा रहा है, आगे और महंगा हो जाएगा इसलिए अभी ले लो, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट बहुत बढ़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कब खरीदें, घर कब लेना चाहिए। बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, बड़ा इमोशनल मुद्दा है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं कि घर हमारे को लेना कब चाहिए, कितनी इनकम हो जाए तब लेना चाहिए, कितनी एज में लेना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जो कि हमारे को घर लेना चाहिए। जैसे घर का मतलब फ्लैट, प्लॉट, जमीन के साथ घर, कुछ भी आप मान लो, घर रहने लायक घर खुद का कब होना चाहिए, आज का मुद्दा हमारा ये है। अच्छा पहले ही बताता हूँ इस मुद्दे पर हम बात क्यों कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मेरा एक जूनियर है, तो पिछले साल उसने अपना बिजनेस शुरू किया और बिजनेस शुरू करते ही बहुत बढ़िया टर्नओवर किया, मतलब करोड़ों से ऊपर का ऐसा टर्नओवर पहले साल ही। तब उसको चुल्ल मची कि अपना घर होना चाहिए, परिवार का प्रेशर भी होता है और एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी नहीं लेंगे तो बाद में और महंगा हो जाएगा, इसलिए अभी ले लेते हैं। तो उसने लोन के लिए अप्लाई करा, महंगा, अच्छा खासा महंगा घर, औकात से ज्यादा, हम औकात से ज्यादा तो लेते हैं ना, जितनी कमाई है उससे ज्यादा घर लेते ही है। उसने भी यही करा, लोन के लिए अप्लाई करा, लोन उसका हो गया रिजेक्ट। तो उसने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, लोन रिजेक्ट क्यों हुआ, कमाई तो इतनी अच्छी खासी तगड़ी कमाई है। तो बैंक वालों का रीजन क्या था कि बिजनेस के लिए कम से कम 2 से 3 साल का आपका इनकम स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आप सैलरीड हैं तो 6 महीना भी चलेगा, साल भी चलेगा, लेकिन अगर आप बिजनेस में हैं तो कम से कम 2 से 3 साल का अर्निंग स्टेटमेंट चाहिए और अच्छा खासा वहां पे इनकम होना चाहिए, तब जाके लोन मिलेगा। ठीक। अच्छा मेजरली रीजन क्या होता है हम जब सोचते हैं घर लेने का, सबसे पहला तो ये होता है कि सब ले रहे हैं, सबसे बड़ा रीजन। इसने भी ले लिया, चुनुआ ने भी ले लिया, मुनुआ ने भी ले लिया, चिंटुआ ने भी ले लिया, मिंटुआ ने भी ले लिया, सब ले लिया, हम पीछे ना रह जाएं। अच्छा वो फोटो दिखा रहा है, उसके वाले सोसाइटी में स्विमिंग पूल है, उसके वाले सोसाइटी में क्लब हाउस 3000 स्क्वायर फीट का है, उसके वाले में तो 5000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, उसका वाला फ्लैट तो भैया बहुत बढ़िया है। तो सब जब ले रहे हैं तो हम कैसे ना लें, हम किराए के घर में कैसे रह सकते हैं, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, एक बड़ा रीजन है ये। दूसरा सोशल स्टेटस। अच्छा सोशल स्टेटस को भी यही समझ लो कि लोग क्या कहेंगे बेसिकली, अरे ये किराए के घर में रह रहा है, 5 साल से नौकरी चाकरी कर रहा है, 5 साल से धंधा पानी कर रहा है, अभी भी किराए के घर में रह रहा है, लगता है कुछ ज्यादा कमा नहीं पा रहा है, लगता है इसका कुछ हो नहीं पा रहा, बेचारा गरीब रह गया है इसीलिए अपना घर नहीं खरीद पा रहा है। ये लगता है हमें कि ऐसा लोग मेरे बारे में सोचेंगे। ये क्या है, ये मेरी सोच नहीं है, ये मेरे बारे में ऐसा लोग सोचेंगे कि ये गरीब रह गया है इसलिए अपना घर तो ले ही ले। एक ये बड़ी सोच है भैया, सोशल स्टेटस। उसके बाद फैमिली प्रेशर भी होता है, लड़का कमाने लग गया है तो अपना घर तो होना ही चाहिए। बाबूजी उधर से फोन करके कहेंगे यार अब कमाने लग गया हो, कुछ पैसा EMI वगैरह दे करके अपना घर ले लो, एसेट हो जाएगा, अपने घर में रहोगे तो लड़की का बढ़िया रिश्ता आएगा, बढ़िया दहेज पानी मिलेगा, हम कह पाएंगे कि दिल्ली में लड़का रह रहा है, अपना घर लेकर के रह रहा है। तो ये भी एक फैक्टर होता है भैया। और बाबूजी के दोस्त है, 4 दोस्त है, तो उनको भी तो बताना है कि हमारा लड़के ने अपनी कमाई से घर लिया है, अपनी कमाई से EMI भर रहा है, ये भी फैक्टर होता है। तो परिवार का प्रेशर भी आता है। और एक सबसे बड़ा जो मैंने अपने दोस्त के बारे में बताया, आगे और महंगा हो जाएगा इसलिए अभी ले लो, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट बहुत बढ़ रहे हैं और बढ़ते बढ़ते अगले साल और महंगा हो जाएगा, अगले के अगले साल और महंगा हो जाएगा। अरे चाचा प्रॉपर्टी का रेट तो सदियों से बढ़ रहा है और सदियों तक बढ़ता ही रहेगा, दुनिया जब तक रहेगी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, ये बात जान लो। तो क्या करें, अभी कभी ले लेते हैं, सॉल्यूशन तो यही है। ये देखो एक डर है, फियर क्रिएटेड बाय बिल्डर एंड ब्रोकर। जो बिल्डर होते हैं ना, सोसाइटीज वगैरह बनाते हैं, प्लॉट काटते हैं, या जो ब्रोकर होते हैं जो घर आपको बेचते हैं, दिलवाते हैं, ये कहीं ना कहीं देखो तो एक डर क्रिएट किया गया है कि अरे सर अगले साल तो ये रेट डबल हो जाएगा, कहाँ अगले साल तो आप ले भी नहीं पाओगे, इसी साल ले लो। आप सोचते हो हाँ यार डबल हो जाएगा, इतनी सैलरी है नहीं मेरी, इसलिए इसी साल ले लेते हैं, बड़ा थोड़ा मैनेज कर लेंगे लाइफ, ले लेते हैं इसी साल, और उस चक्कर में आप होम लोन का एप्लीकेशन डाल करके ले लेते हो। क्या तरीका है इसका बचने का, क्या करें हम? समस्या तो बहुत सारी है, कंफ्यूज हूं मैं, इतने सारे लोगों से प्रेशर है, घर लूं कि ना लूं। आज पूरा खोलते हैं, समझते हैं डिटेल में। देखो मेरे लिए ना, अच्छा एक पहले ये बात कर लेते हैं
कि लोग ध्यान नहीं देते घर लेने के टाइम पे। आपका ना लोगों का पर्सपेक्टिव बेसिकली सोच क्या होता है घर लेते टाइम, दो खर्चा आएगा, एक तो ईएमआई का आएगा, ठीक है, और डाउन पेमेंट आएगा। यही दो चीज ज्यादातर लोग सोचते हैं, इतना डाउन पेमेंट देना है और इस घर का इतना ईएमआई आ जाएगा। लेकिन असली खेल तो आप सोचते ही नहीं हो। सर 20% डाउन पेमेंट तो जाएगा, कोई भी फ्लैट या घर लोगे तो 5 से 7% रजिस्ट्री भी जाता है। फीमेल के नाम पे ले रहे हो तो 5%, मेल के नाम पे ले रहे हो तो 7%। ये कौन सोचेगा? और ये मोटा अमाउंट होता है, 5 से 7% है आपके टोटल प्रॉपर्टी का। उसके बाद फर्नीचर वर्क, भैया घर ले रहे हो, बिल्डर तो आपको सादा सादी घर बनाकर दे दिया, सोफा भी तो लगाना है, बेड भी तो लगाना है, किचन को थोड़ा मॉड्यूलर भी तो बनाना है, थोड़ा टीवी यूनिट में तो बनाओगे घर में। ये सब अपना तजुर्बा बता रहा हूं मैं। अब सवाल उठता है कब खरीदें? बहुत भाषणबाजी दे दिए, बहुत ज्ञान दे दिए, अब बताओ खरीदें कब? ना खरीदें? नहीं खरीदो भैया, ऐसे कैसे, बिल्कुल खरीदो। सर तब खरीदना जब आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है, जैसे डाउन पेमेंट हो गया, रजिस्ट्री हो गया, फर्नीचर का काम हो गया, ये सब आपके हाथ में रेडी हो, किसी से उधार मांगने की जरूरत ना पड़े। तो बैंक में हो, हाथ में हो, कहीं भी रखा हो आपने, आपके पास होना चाहिए, हैंडी होना चाहिए। कहने का मतलब इसके लिए लोन नहीं मेंशन कर दिया, नहीं इसके लिए लोन लेने का मत सोचना, बुरे फंसोगे, बिल्कुल दोबारा जाकर के फंसोगे अगर ये लेने का सोच रहे हो तो। ठीक, उसके बाद ईएमआई प्लस मेंटेनेंस जो कि हर महीने जाने वाला है, वो आपकी इनकम का 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर ये और ये दोनों मिलाकर के 45,000 रुपए जा रहा है तो आपकी इनकम कम से कम 90,000 तो होनी ही चाहिए। ये और ये मिला के 50,000 जा रहा है तो 1 लाख तो सैलरी होनी ही चाहिए। ये मिला करके 20,000 रुपए जा रहा है तो 40,000 के पहले तो सोचना भी मत लेने का। ठीक है, ये सोचकर तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ये सोच मेरी भी थी, ये सोचकर बिल्कुल नहीं लेना कि फ्यूचर में तो इनकम बढ़ ही जाएगी। फिर कहता हूं देखो लाइफ बड़ी अनसर्टेन है, बहुत अनसर्टेन है, कुछ किसी का नहीं पता। शुरुआत में मैंने अपना जूनियर वाला एग्जांपल दिया ना, 1 साल का बिजनेस और इतना मोटा टर्नओवर करने के बावजूद भी उसका होम लोन रिजेक्ट हो गया, क्योंकि बैंक मानती है कि तुमने 1 ही साल अभी बिताया है बेटा, अभी जरा 2-3 साल खेल के दिखाओ, अगर कर लोगे तो दे देंगे लोन। बैंक भी नहीं मान रही। तो हम अपनी लाइफ के बारे में इतना श्योर कैसे हो सकते हैं? चाहे जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी, आज जो आ रहा है वो कल भी आता रहेगा, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। और मैं तो एक बात भी कहता हूं कि जिंदगी में अगर तरक्की करनी है ना, तो एक डर का होना बहुत जरूरी है कि जो इनकम, जो कमाई मेरी आज है, कल वो अगर नहीं रही तो मैं क्या करूंगा। इस डर के साथ हर रोज जीना बहुत जरूरी है। ये डर के साए में हर रोज जिंदगी बिताना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही डर आपको मजबूर करेगा और मेहनत करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। इसलिए इस डर का साया कभी मत छोड़ना। कुछ डर जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस डर से जो आदमी निकल गया, अरे कल का कल देखेंगे, फिर तो वो तो जवानी दीवानी का रणबीर कपूर और वो जिंदगी ना मिले कि दोबारा को कौन था वो, फरहान अख्तर और अभय देओल, फिर वो वाली जिंदगी होगी। उनकी जिंदगी तो अच्छी थी क्योंकि फिल्म था, वो रियलिटी में नहीं होता।